चलो बच्चों, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, हीट एंड टेम्परेचर। तो जैसा कोई बोल रहा था, हीट बेसिकली दोनों भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, हीट जो है ना, हीट तो हमें मालूम है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी ऑल नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट। और टेम्परेचर देखो क्या है, टेम्परेचर से हम बेसिकली कैसे मेजर कर रहे हैं हीट को? वी आर मेजरिंग हीट इन एन स्टैटिस्टिकल वे। लेट मी पुट इट दिस वे। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से भी हम हीट एनर्जी को ही मेजर करें, लेकिन एक स्टैटिस्टिकल वे। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना, कि इतने इतने लोगों के इतने मार्क्स आए, इतने लोगों के इतने मार्क्स आए एंड ऑल दैट स्टफ। करेक्ट। तो उस सब चीज को हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करते हैं। तो उसी तरह बच्चों जो हीट है हमारा, ठीक है, उसी तरह जो जो हीट है, करेक्ट। तो अगर हम उसको मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स से हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है इतना तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, ये इतना तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, तो आप किसका बोलोगे, किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो आप बोलो इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है। तो ये जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके उसकी एनर्जी को मेजर करके देखते हैं थ्रू मीन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, तो फिर वहां पे थोड़ा टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है। ठीक है। पर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, हीट क्या, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टेम्परेचर आप ऐसा बोल सकते हैं मेजर ऑफ दिस हीट एनर्जी। ठीक है। चलो, तो टेम्परेचर पे अब थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हीट पर बाद में आएंगे। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट का डिवाइस क्या है? व्हाट इज द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर टेम्परेचर? थर्मामीटर। थर्मोमीटर ना। ठीक है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ओके। तो अब देखो, टेम्परेचर में थर्मोमीटर भी कई टाइप के हो सकते हैं आपके। जैसे मोस्ट कॉमनली सीन थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर या अल्कोहल थर्मोमीटर। देन वी कैन हैव डिजिटल थर्मोमीटर्स जो रहते हैं ना, रजिस्टर थर्मोमीटर। देन वी कैन हैव प्रेशर वाले थर्मोमीटर्स रहते हैं हमारे, और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर एक आता है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या देख, ऊपर का दिखाओ ना। क्या क्या ऊपर कुछ इतना नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ दैट एनर्जी, ऐसे समझ लो। उस एनर्जी को जब आप मेजर कर रहे हो इन 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 सम अदर फॉर्म, तो उसको हम टेम्परेचर बोल रहे हैं। मतलब टेम्परेचर को अगर आपको बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, दैट ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग मोर हीट एनर्जी। ठीक है। ओके, तभी हम बेसिकली पहले टेम्परेचर पर आते हैं। इसलिए तो टेम्परेचर देखो, हम किससे किससे मेजर कर रहे हैं? मर्क्यूरी से, रजिस्टर से, प्रेशर थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स होते हैं। इस सब से क्या पता चल रहा है आपको? कुछ पता चल रहा है? यस बच्चों, बताइए, क्या पता चल रहा है आपको इस सब चीजों से? लाइक टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर को मेजर, देखो हम कोई चीज मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी थर्मोमीटर, वाई इज मर्क्यूरी एबल टू मेजर थर्मोमीटर टेम्परेचर? why mercury thermometer is able to measure temperature? why resistance is able why resistor thermometer is able to measure temperature? yes, तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इस मर्क्यूरी थर्मोमीटर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी।
टेम्परेचर की वजह से रजिस्टर थर्मोमीटर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, एंड सेम फॉर प्रेशर, सेम फॉर दिस कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, करेक्ट। तो टेम्परेचर की वजह से इन सब थर्मोमीटर्स में कोई ना कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, और उसी प्रॉपर्टी को हम मेजर कर लेंगे कि टेम्परेचर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्कुरी थर्मोमीटर में आपको क्या लगता है क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी? एनी गेस? एक्सपांशन। यस, वेरी गुड। मर्कुरी थर्मोमीटर में क्या हो रहा है कि जब हम मर्कुरी को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम मर्कुरी को हीट करते हैं तो क्या होता है, मर्कुरी एक्सपैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो ये ठीक है, मेरी मर्कुरी मान लो मेरे यहाँ तक, ठीक। तो अब ये मर्कुरी बल्ब है, ठीक। तो व्हाट हैपेंस, आपको मालूम है किसी चीज को जब भी आप हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक। तो व्हाट हैपेंस जब वी हीट दिस मर्कुरी, तो मर्कुरी विल आल्सो एक्सपैंड इन दिस कैपिलरी, मर्कुरी विल एक्सपैंड इन दिस कैपिलरी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें मर्कुरी थर्मोमीटर में? प्रॉपर्टी यूज्ड इज मर्कुरी विल एक्सपैंड यूनिफॉर्मली। ऑब्वियसली एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कोई जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो कैसे होनी चाहिए बच्चों, वो यूनिफॉर्मली चेंज होनी चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रही होगी देन स्केल बनाने में इसका थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। तो कैन वी से इन मर्कुरी थर्मोमीटर property that is changed, property that is changing is length, that is when object is heated it expands, that is when object is heated it expands, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? अब देखो now same for resistor also, resistor थर्मोमीटर में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी, और जैसे जैसे हम उसको हीट कर रहे होंगे तो उसकी रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली चेंज होनी चाहिए। एंड सेम फॉर प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमें पढ़ना नहीं है, रजिस्टर भी नहीं पढ़ना है, बट रजिस्टर के मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा क्योंकि इससे कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ओके। तो अब देखो मर्कुरी थर्मोमीटर में नो हाउ वी मेक आवर मेजरमेंट थी, अब मेजर कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गया कि मर्कुरी जो है वो एक्सपैंड करेगी, कैसे एक्सपैंड करेगी, इट विल एक्सपैंड यूनिफॉर्मली। सर एक बार ऊपर का दिखाओ। क्या देखने ऊपर? सर वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर। देखो यहाँ पे बस सिंपल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट एक्सपैंड, ये प्रॉपर्टी यूज करें मर्कुरी थर्मोमीटर में, ठीक है। सर हुआ हो गया। ओके अब हम क्या करते हैं बच्चों जब हम मरकुरी का स्केल डिजाइन करते हैं तो हम इसको पहले ना एक आइस बात में रख देते हैं। आइस बात मतलब क्या होगा, यहाँ पे आइस, लॉट ऑफ आइस एक्चुअली है, आइस और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, आइस और वाटर का यहाँ ये मिक्सचर है, ठीक है, दिस इज मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो यहाँ पे क्यों रखा है, इज देयर अ रीजन फॉर दिस, इज देयर अ रीजन फॉर दिस, यहाँ पे एक रीजन पूरा है। कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए 0 डिग्री तक। तो आपको कैसे पता हो 0 डिग्री, अभी तो हम स्केल ही डिजाइन कर रहे हैं ना। तो जिस जिस आदमी ने सबसे पहले स्केल डिजाइन किया होगा मरकुरी का, उसे थोड़ी ना मालूम था कि आइस और वाटर में रखने से वो 0 डिग्री मिल जाएगा उसे। आइस और ऑर्डर में रखने पे जिस टेम्परेचर पे जाता है वो 0 डिग्री होता है। अच्छा तो अच्छा कैसे पता आपको 0 डिग्री रहेगा? उसको 0 डिग्री कैलिब्रेट किया उसने,
बनाया वो 0 डिग्री उस टेम्परेचर। अच्छा, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्या? तो थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ता जाएगा बाद में। यस। तो वाई वी आर टेकिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, बिकॉज उस पॉइंट पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही होगी। आइस जो है वो मेल्ट हो रही होगी। जब भी हमेशा याद रखना एक चीज, जब भी कोई भी चीज, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, वो अपना फेज चेंज करता है। whenever there is a phase change, there is always what? There is always उसका जो Constant टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। whenever phase changes, temperature always remain constant. There is a phase change, temperature remains constant. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आइस का लिक्विड में। ठीक है ना, जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये तो सोचो ना, फिर आइस, फिर आपकी अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आइस तो 0 डिग्री के बजाय फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे पहुंच जाएगी आइस का टेम्परेचर, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी फेज चेंज होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट। तो अभी सपोज ये मेरा यहाँ पर रेड कलर से दिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो जीरो, तो ये जो वाला मार्क है इसको हमने क्या बोल दिया, इस वाले मार्क को हमने बोल दिया कि भाई ये जो है ये तो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, या इसको हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, या इसको हमने बोल दिया 273 केल्विन। ठीक है, अब आप इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे, व्हाट डू यू सी इज, ये अभी जो, ये जो पहले यहाँ पे जो जितनी आइस थी ये सब हट गई, और अब इंस्टेड ऑफ आइस व्हाट वी गेट इज, वी गेट वाटर, विच इज, वी गेट वाटर, यहाँ पे वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और अब हीट करते रहोगे तो क्या होगा, वाटर का भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वाटर का टेम्परेचर। अब पूरी की पूरी आइस यहाँ पे मेल्ट हो गई, तो जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगी वैसे आप देखोगे कि इस जो बल्ब है आपका, इसका जो टेम्परेचर है बच्चों ये बढ़ रहा है। ठीक है, इस बल्ब का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग राइजिंग राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ सकता है ना, वाटर तो अलग अलग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब नाउ अगेन व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, व्हाट डू यू सी इज, इसका टेम्परेचर जो है ना बढ़ना बंद हो गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ना बंद हो जाएगा, एंड यू सी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर वाटर स्टार्ट टू बॉयल, यहाँ पे वाटर स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही फिर अगेन टेम्परेचर, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखोगे दिस इज सम स्टीम, लिक्विड और स्टीम दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी अगेन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो जैसे इसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा वैसे ही व्हाट विल हैपन अगेन, व्हाट यू सी इज की जो ये टेम्परेचर है ये आगे मेरा 100 डिग्री सेल्सियस, या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉयल होता है, 212 212, तो 32 में 180 ऐड कर दो, तो दैट विल बी 212। और कितने कितने डिग्री केल्विन, 370।
तो ये तैयार हो गया मेरा स्केल। अभी मेरा एक स्केल तैयार हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस को मार्क कर लिया, हमने 100 डिग्री सेल्सियस को मार्क कर लिया इस थर्मोमीटर में। नाउ व्हाट हैपेंस, हमें बच्चों पता चल गया भाई ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये मेरा 273 केल्विन है, ये मेरा 373 केल्विन। नाउ वी कैन मार्क 1 2 3 4 5 6 33 34 35 36 स्केल में मार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं ना मार्क? कैन वी डू दैट बच्चों, यस और नो? So this is how our temperature scale is being designed. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज अगर मैंने मान लो यहाँ पे बोल दिया कि ये 40 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या आप सोच सकते हो यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा? यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू होगी? केल्विन में 313 केल्विन होगी। हाँ, तो केल्विन में बहुत सिंपल है, देखो बेसिकली केल्विन क्या है, फ़ारेनहाइट में -40। -40 नहीं, सेम होता है -40 कैसे हो सकती है? -40, हाँ, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है, बट 40 हाँ। डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में कुछ और रीडिंग देगा आपको। यहाँ पे तो सिंपल है, देखो यहाँ पे 100 यूनिट है इसके, ठीक है, तो अभी इसके 100 यूनिट है, मतलब दिस विल बी हाउ मच, ये अगर इसके 100 यूनिट है ना, तो ये अगर यहाँ से हम 40 यूनिट तक बढ़े तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, ये 273 प्लस 40 यूनिट से तो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे 40 यूनिट ही तो ऐड हो रहे हैं ना, तो 72 कितना हो जाएगा 273 प्लस 40, दैट इज ऑलमोस्ट 313 केल्विन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी हियर, बताओ? अब हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो बेसिकली देखो यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, यहाँ पर है मेरे पास 100 यूनिट और यहाँ पर है मेरे पास 180 यूनिट, यहाँ पर भी 100 यूनिट है, देखो इसलिए बहुत ही आसान है इससे इसको कन्वर्ट करना ना, इससे इसको कन्वर्ट करना इतना टफ नहीं है, इट्स नॉट सो टफ टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मालूम है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? तो 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा, तो बेसिकली ये कितने यूनिट्स कवर कर रहा होगा 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बेसिकली 1.8 यूनिट कवर करेगा, है कि हाँ। नहीं है? तभी तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर ये इसका 1.8 यूनिट आएगा, इसका अगर मान लो 1 यूनिट है, करेक्ट, इसका 1 यूनिट इसका 1.8 यूनिट के बराबर होगा, तभी तो जब आप इसको 100 टाइम्स करोगे तो ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 180 यूनिट पहुंच जाएगा ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? इसको पहुंचते पहुंचते पे 100 यूनिट, सर 84.8 फ़ारेनहाइट। या देखते हैं कितना आ रहा है, आपको कितना आ रहा है? ठीक है, जो भी आ रहा है चैट में डाल, 84.8। तो जिसने जिसने जो नंबर्स डाले आपके चैट में डाल दो, तो मुझे पता चल जाएगा किसने किसने क्या क्या यूनिट ये डाला। ओके, तो अब देखो बच्चों, यहाँ से जो 40th यूनिट है, इसके जो 40 यूनिट्स होंगे, तो इसके 40 यूनिट्स मतलब इसके कितने यूनिट हुए होंगे? बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1.8 यूनिट ना, तो 40 यूनिट on C scale, degree Celsius scale, is actually equal to 40 into 1.8 unit on F scale ना, तो ये देखो कितना हो गया 72 यूनिट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? तो इसके जो 40 यहाँ पे इसके कितने यूनिट हुए होंगे, इसके 72 यूनिट हुए होंगे,
ठीक है, इसके 72 यूनिट हुए होंगे। सो नाउ इसके अगर 72 यूनिट हैं तो आपको नहीं लगता दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 32 से 72 यूनिट, मतलब कितना हुआ 32 प्लस 72 इज द रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 32 ना। जैसे हमने जब यहाँ पर, तो ठीक है बताता हूँ, तो कितना हो गया ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। जैसे जब हमने इसको, अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे 40 डिग्री कितना होगा, तो 273 से, क्योंकि स्केल स्टार्ट हो रहा था, तो 273 में हमने 40 ऐड कर दिया, तो आई गॉट 313 केल्विन, करेक्ट। उसी तरह यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं। यहाँ पे अगर मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 72 यूनिट्स हैं, तो आई विल ऐड 72 टू दिस, विच विल मेक इट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आई बात? सर वो रीडिंग नहीं समझा, क्या क्या? मतलब 32 प्लस 72 कैसे होगा? अच्छा 32 प्लस 72 कैसे, ये समझे 72 यूनिट फ़ारेनहाइट स्केल में आएंगे। हाँ सर। देखो ये सिंपल सा ही है, ये मेरा स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है, 32 से शुरू हो रहा है ना, हाँ सर। और 32 से शुरू हो रहा है, और हमें कितने 72 यूनिट, 30, दैट मीन्स 32 के ऊपर कितने यूनिट्स होंगे, आने चाहिए यहाँ पे मेरे 72 यूनिट्स आने चाहिए। मतलब 32 आएगा, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 लाइक दिस, ऐसे 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 करते करते हम जब यहाँ पे कितने 72 यूनिट पहुंचाने चाहिए हमें, ठीक है। तो 72 यूनिट मतलब कितना हुआ, अगर हम 32 से देखोगे तो 33, 34, 35 लाइक दिस, तो ऐसे कितने यूनिट्स आपको ऐड करने हैं, 72 यूनिट्स ऐड करने हैं, तो इसलिए 32 प्लस 72। समझी बात कि नहीं समझी? हाँ अभी भी नहीं समझा तो अब देखो, जैसे आप कोई रूलर से मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई मान लो 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है, तो आपने अगर 4 सेंटीमीटर, अगर इसको आपने 5 पे रखा, तो ये तो 9 हो जाएगा ना, करेक्ट ना। बट एक्चुअली में क्या है, 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये है तो एक्चुअली, ये जो लाइन है ये है तो 4 सेंटीमीटर की ना, है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। ना, यस। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर। तो उसी तरह यहाँ पे, ओके, तो जल्दी से देख लो, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको। ओके बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, -14 डिग्री है ना, और जो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 65 डिग्री है। तो अभी कितने यूनिट्स हो गए, कितने यूनिट्स हो गए बताओ जल्दी से? 79। 79 यूनिट्स। 79 यूनिट्स हो गए ना। यहाँ पर जो यूनिट्स है दे आर 79 यूनिट, और यहाँ पर देखो कितना यूनिट है, ये एक है इसका 32, 180। ये तो 180 रहने 180 वाला है, यूनिट्स। ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके एक यूनिट में इसके कितने यूनिट आ जाएंगे? 79 by 180। हाँ तो 180 by 17, 180 by 79 ना। सर भेजा है बस ये क्या? नहीं सिर्फ नहीं नहीं, सर 78 79 by 180 आएगा ना। नहीं, इसका एक यूनिट में सी 1 डिग्री Z, 1 यूनिट ऑन Z corresponds to dash unit on F। यस, कितने यूनिट? तो बेसिकली यहाँ पे 79 यूनिट इज करस्पॉन्डिंग टू, या 180 यूनिट इज करस्पॉन्डिंग टू 79 यूनिट। इसमें ज्यादा यूनिट आएंगे ना, एक सर अभी जेड सही के है क्या?
एक जेड के यूनिट में ज्यादा यूनिट आएंगे। हाँ नहीं लेकिन हमें नहीं। उल्टा करना है ना। अच्छा हमें क्या करना है, ठीक है देख लेंगे हमें जो करना है हम देख लेंगे। 79/180 आएगा। देखते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मालूम है, एक जेड के यूनिट में वन, वो तो डिपेंड है, हम चेंज कर लेंगे उसको। तो एक यूनिट ऑफ जेड विल करस्पॉन्ड टू 180 by 79 यूनिट ऑन एफ। इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन एफ, तो दिस इज हाउ मच अप्रोक्सीमेटली 180 into 79 ना। और लेकिन हमें शायद फ़ारेनहाइट में करना है ना, क्या क्या हमें निकालना फ़ारेनहाइट में ना, तो उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है जो भी रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 2.278 आता है। ठीक है, तो इसके जो 2.27 यूनिट इसके एक इसके यूनिट के बराबर हो गए। ठीक है, चलो तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, तो एक यूनिट बस आप निकालो। वन एफ का यूनिट 79/80 हो गया, एक जेड का यूनिट 180/79 हो गया ना। हाँ। तो पता नहीं मेरी बुक का आंसर तो नहीं मैच हो रहा है, आप लोग जो आंसर भेजे मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको देखते हैं अभी। तो अभी क्या है ये -98 पूछ रहा है ना, तो ये -14 डिग्री जेड है और ये कितना है -98 डिग्री जेड। ठीक, तो कितना हो गया 98 - 14 कितने यूनिट्स हो गए। तो ये 80 तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो कितने यूनिट्स है, यहाँ पे 84 यूनिट्स है कि नहीं है। यस बच्चों, यहाँ पे 84 यूनिट्स है कि नहीं है बच्चों, 84 यूनिट्स है कि नहीं। यस, हाँ। तो इसके 84 यूनिट्स मतलब इसके कितने यूनिट्स हो गए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। देखो इसका 84 into 79/180। या तो इसके 84 मतलब इसके फ़ारेनहाइट में इतने यूनिट्स हैं। तो सिंस 1 यूनिट of Z is equivalent to 180/79 यूनिट ऑफ F, तो इसके 84 यूनिट्स ऑफ Z equivalent to 180/79 into 84 यूनिट्स ऑफ F। तो देखो कितना आ जाता है। ठीक है, हम लोग एंड में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई बच्चों आपको, ये निकाल लेते कितने यूनिट्स आया। तो ये 180/79 into 84, दिस इज 191 यूनिट। कितने यूनिट्स आ गए 191.39। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब नॉट द क्रूशियल पार्ट कम, हमें बेसिकली हमें स्केल इसका यहाँ पे देखना है, स्केल कैसा रहेगा ना इसका। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 191.39 यूनिट्स है। तो अब ये कहीं तो मान लो ये टेम्परेचर T है। ठीक है, ये टेम्परेचर T है और ये टेम्परेचर 32 है। तो जब हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों, तो हमारे कितने यूनिट्स आने चाहिए, हमारे 191.39 यूनिट्स आने चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आई। तो अगर आपको ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो 32 - T कर दो, ये हमारा 191.39 यूनिट देना चाहिए। दैट मीन्स 32 - T, ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अरे दिस शुड गिव अस 191.39 यूनिट। तो यहाँ पे T देखो कितना आ गया, कितना हो गया ये 32 माइनस ऑलमोस्ट 159.39, ऑलमोस्ट इनका कितना आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, इनका -159 बोला। समझ में आई बात की नहीं आई। हाँ सर। हाँ सर। कितना फ़ारेनहाइट हुआ, समझ जा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, अभी हम लोग डिग्री और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है उसको भी डिराइव कर लेते हैं। तो आई होप ये बात समझ, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। चलो अब हम लोग डिग्री और फ़ारेनहाइट का रिलेशन जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। तो डिग्री मतलब क्या हुआ, देखो 0 डिग्री सेल्सियस तो आप 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो ना। फ़ारेनहाइट मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम गए।
तो यहाँ पर मान लो ये T डिग्री सेल्सियस है और ये T डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट ऑन T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस से तक आते आते यहाँ पे नंबर ऑफ इसको ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बच्चे यहाँ पे, टी यूनिट्स ऑफ सी, करेक्ट। तो टी यूनिट्स ऑफ सी corresponds to 1.8 T units of F, है कि नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे कितने यूनिट्स होंगे, 1.8 T यूनिट्स होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सर उल्टा होगा ना, फ़ारेनहाइट में ज्यादा यूनिट। हाँ, तो फ़ारेनहाइट में ज्यादा यूनिट्स होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसके टी देखो, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको बोल देते हैं टीसी। टीसी मतलब डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे टीसी यूनिट्स हैं तो टीसी यूनिट्स विल ऑलवेज करस्पॉन्ड टू 1.8 टीसी यूनिट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल और नो, बताओ मुझे। हाँ। करेक्ट ना। तो यहाँ से लेके 32 से यहाँ तक कितने यूनिट्स होंगे, 1.8 टीसी यूनिट्स होंगे ना, ठीक है। और अब मुझे क्या मालूम है कि फ़ारेन, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, so I will get 1.8 TC unit. TF minus 32 degrees Fahrenheit should give me 1.8 TC, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं आपको अभी स्केल भी दिखा दूंगा एंड विल जस्ट काउंट इट आल्सो। तो अभी यहाँ पर देखो कितना हो गया ये, फ़ारेनहाइट इज नथिंग बट 32 प्लस 1.8 TC, या इसका पैसे भी लिख सकते 1.8 को आप 9/5 ना, 9/5 TC प्लस 32, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आई बात, किस बच्चे को नहीं समझी, बता दो, नहीं समझा मैं फिर से बता देता हूँ। तो मुझे याद रखो, एक चीज याद रखो, आप कोई भी स्केल ले रहे हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको फाइंड आउट, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अब ये 33, 34, 35 एंड ऑल दैट, तो अभी सपोज ये कितना है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बीच में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, 90 minus 32 which is equal to 90 minus 32 which is equal to 58 यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स होंगे, यूनिट्स मतलब ये इट इज नॉट अ काउंट बट ये कितने ऐसे जस्ट यूनिट्स होंगे, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है, समझी बात बच्चों कि नहीं। सर एक बार ऊपर का हाँ। दिखा दो। हाँ दिखा रहा हूँ। तो अब अगर मान लो आपको बताना है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस, तो ये 58 यूनिट्स होंगे। तो 58 यूनिट्स मतलब 58 यूनिट्स मतलब तो 1.8 TC इक्वल्स टू 58, 1.8 TC इक्वल्स टू 58, तो 58 डिवाइडेड बाय 1.8, so that makes it almost 32.2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कोई भी आप कन्वर्जन इजीली कर सकते हो, सीरियस। Now let's see thermal expansion. Actually this topic is there in ICSE board but just not there in CBSE और मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड में नहीं है। इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इज इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो थर्मल, जैसा मैं मालूम है कि अगर हम कोई भी वायर ले उसको हम यहाँ से हीट करें तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर सम टाइम इट विल एक्सपैंड ना, करेगा ना, एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप एक ऐसा प्लेट लो तो दिस विल आल्सो एक्सपैंड ना, करेक्ट, यस और नो। इसी तो एक एक्सपेरिमेंट भी है ना, एक
एक काइंड ऑफ एक ऐसा हमारे पास ये रहता है, यहाँ पे एक बॉल है, दिस कैन जस्ट पास थ्रू दिस रिंग, बट जब आप इसको हीट कर देते हो तो क्या होता है, देन यू सी दिस बॉल डजंट पासेस थ्रू दिस रिंग, ठीक, या फिर ऐसे फंस जाएगा इस ये बॉल, ऐसा तो बॉल ये फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक। और सडनली आप इसको भी हीट कर दो, देन यू सी देन दिस बॉल पासेस, अगर आपने इसको भी हीट कर दिया देन व्हाट हैपेंस, देन दिस बॉल पासेस थ्रू दिस, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? समझी बात की नहीं बच्चों? ना, समझ ओके। सो या तो ये जो या सेम थिंग जैसे यहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन हो रहा हो, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा हो, तो जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो बेसिकली उसकी या तो लेंथ चेंज होती है, उसका एरिया चेंज होता है, या तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम चेंज, तो लेंथ चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, L at T temperature is equal to L naught 1 plus अल्फा T। या बेसिकली देखो मैं आपको लेट मी गिव यू द डायरेक्ट एक्सप्रेशन, और उससे आप खुद बना लेंगे रियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आई जस्ट डायरेक्टली गिव यू दैट एक्सप्रेशन। बेसिकली क्या है ये देखो, तो यहाँ पर ये जो जो टर्म है अल्फा, ये मैं बताऊंगा अल्फा क्या है, 1/L करेक्ट इंटू डेल्टा L बाई डेल्टा। अभी L क्या है, बेसिकली L क्या है, तो सपोज मेरा जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये मान लो ये L लेंथ था, इनिशियल लेंथ, L इज माई इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर था, आपने उसको हीट करके ले गए 70 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या देखा कि देयर वाज सम चेंज इन दिस डेल्टा L, यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है, तो ये होता है हमारा डेल्टा L। समझ में आई बात? L क्या है, डेल्टा L क्या है? तो ये यहाँ पे जो अल्फा होता है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं, इस अल्फा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको अल्फा को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/L0। L0 क्या, बेसिकली L0 इज, बताता हूँ ये क्या है, L माइनस LT माइनस L0 अपॉन 0। तो L0 इज लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, L0 अल्फा L0, ठीक है, अल्फा L0 TC L0 TC इक्वल टू LT माइनस L0। देखो LT इज इक्वल टू, सर एल नॉट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा या इनिशियल टेम्परेचर वो बोल सकते हैं ना। नहीं, बट यहाँ पे कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, मैं आपको एक दो प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये हो गया LT माइनस L0 विच इज इक्वल टू अल्फा L0 TC प्लस L0। ये T ले लो, इसको TC क्या लेना, T ले लो ना, TC मैंने क्यों लिखा, T डिग्री सेल्सियस था वो एक्चुअली, T डिग्री सेल्सियस है करेक्ट, तो TC नहीं होगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये आपका LT जो हो गया, कितना, L0 टाइम 1 प्लस अल्फा T। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात की नहीं आई? इसी तरह जैसे मैंने अल्फा को डिफाइन किया है, वैसे ही मैं बीटा को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो बीटा क्या होता है, एरिया कैसे चेंज, हाँ ठीक है, पहले एक काम करो, इसको लिख लो फिर बीटा बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। पहले इसको लिख लो फिर बीटा बताता हूँ। बीटा और गामा आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अल्फा समझ में आ गया एक बार, तो बीटा गामा इजीली समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसको, इस वाली इक्वेशन में बोले ना, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन,
इस वाली नहीं नहीं इक्वेशन नहीं, में वहां पर नहीं, उसके लेफ्ट वाला, सेकंड ये लास्ट, ये वाली इक्वेशन, उसके ऊपर की। ये, हाँ नहीं ये नहीं, अल्फा एल नॉट टी है ना, वो वाली इक्वेशन। अल्फा एल नॉट, ये बोल रहे हो ना? नहीं सर, ये, सबसे, हाँ वही वही। हाँ तो इसमें हाँ तो बराबर है ना, यहाँ पर बेसिकली टी माइनस जीरो तो कितना हुआ, एल नॉट टी हो गया ना ये। तो यहाँ हाँ पर जब ये जाएगा तो अल्फा एल नॉट टी हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट ना, करेक्ट ना? हाँ, यस। समझा? ओके, देखो यहाँ पे केल्विन लो या आप सेल्सियस लो, बात तो वही हो जाएगी क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना। इवन अगर आप यहाँ पे केल्विन भी लेते हो तो आप इसको केल्विन इनवर्स लेते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बात तो वही हो गया। अभी आप 273 केल्विन से 300 केल्विन जाओ तो कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 से 273 गए तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 27 केल्विन हो गया कि नहीं हो गया? 27 केल्विन हो गया ना ये, इन 273 में 27 पड़ गया यहाँ पे, ये 300 केल्विन बन गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 27 माइनस जीरो, तो इट्स काइंड ऑफ केल्विन ले लो या पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट पर डिग्री सेल्सियस, चेंज इन लेंथ पर डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज, या नॉट एग्जैक्टली परसेंटेज बट अगर आप इसको 100 से कर दो तो परसेंटेज ही बन जाएगा। बट एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट क्या क्या बता रहा है आपकी, चेंज इन लेंथ बता रहे हैं ना, परसेंटेज चेंज इन लेंथ ना, कितना परसेंटेज लेंथ चेंज हो रहा है पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे निकालते ना परसेंटेज, ऐसे निकालते ना परसेंटेज, ठीक है, मतलब आप परसेंटेज में यहाँ पे इंटू 100 कर देते हैं, पर इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको हम जैसे ऐसे लिखते हैं कि we just say change in length per unit, change in length per unit original length per degree Celsius, you can just say it like उसी तरह बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1/a0, a0 यहाँ पे एरिया हो गया, करेक्ट, ये डी ए बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी डी ए लिख दिया मैंने, सॉरी डी ए नहीं, ये कैलकुलस हो गया, So delta A by delta T. हाँ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसी तरह यहाँ पे गामा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/v0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। गामा क्या हो गया, दिस इज चेंज, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस, परसेंट चेंज इन एरिया पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? देखो उसी से मिलते जुलते एक्सप्रेशन है कि नहीं है, इसको आप जाता है उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक सर इन दोनों का यूनिट भी 1 by वही रहेगा, Kelvin is to 1. वही रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एरिया एरिया तो नहीं कैंसिल आउट होगा ना। सर वो वॉल्यूम कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? देखो इसको मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, नहीं, उसका उस कैरेक्टर का नाम क्या है? गामा गामा गामा, अच्छा, ठीक है। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। सर ये 80 जो है वो बीटा टी होना चाहिए ना, हाँ, 80 क्या, अल्फा टी लिखा है। कहाँ 1 पे, प्लस बीटा टी होना चाहिए ना, 80 इज इक्वल टू। अच्छा हाँ हाँ ये वो कर लो चेंज, ठीक है, दिस विल बी बीटा, चलो तो क्वेश्चन करें बच्चों, इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे लिख लो पहले, हियर ए इज एरिया, बी इज वॉल्यूम, समझा ना? हाँ
जल्दी से करो सॉल्व। आया किसी का? सर दो करो। Just solving this बच्चा, this question. L0 कितना है मेरा? 10 है ना। 1 अल्फा कितना है मेरा? 10 is to -5 और t कितना है? 35। सिंपल ना? करेक्ट नो? 10.0035 मीटर। ठीक है। सर 2 ही 0 होंगे ना? 5 0 है। ये कितना है? 10 is to -5 है ना? बाहर एक 10 है ना। अच्छा हाँ या तो यहाँ पे 1 की 0 है, 1 0 कम आ जाएगा, 4 0 आ जाएंगे मतलब इसका ये आ जाएगा। करेक्ट, गुड। ठीक है, चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, फिर आपको थोड़े से टफ वाले भी क्वेश्चन दूंगा। पहले देखो ये एक और देता हूँ आपको, उसको भी जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सर बीटा और गामा क्या होता है? बीटा गामा पता है ना? कैसे बीटा इज फॉर एरियल, एरिया का अगर चेंज हो रहा होगा पर डिग्री सेल्सियस, कितना परसेंट एरिया का चेंज हो रहा है पर डिग्री सेल्सियस, और गामा क्या है? कितना डिग्री वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, कितना परसेंट वॉल्यूम का चेंज पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बीटा गामा पे भी देता हूँ आपको। गामा पे देता है एक क्वेश्चन अभी आपको। पहले एक और थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन करो, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो, फिर देता हूँ आपको। सर ये अल्फा बीटा गामा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। तो यहाँ पर देखो, मेड ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव करेक्ट रीडिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको करेक्ट रीडिंग मिल रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 और 51 के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है कितना ही है? 1 सेंटीमीटर है। करेक्ट। तो लेंथ एट 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? L of 20, ये 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस सर ये 1 सेंटीमीटर क्यों है? दिया है ना 50 और 51 सेंटीमीटर, कितना होगा? सर कितना लेकिन होगा? ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर। हाँ 50 और 51 के बीच में -10 है यहाँ पे, 0.99 पूरा अगर देखो तो सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव अस 0.99। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इस पर बच्चों। या पहले देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा याद रखो 1:2:3 आते। कैसे? क्यों? why is it so? ऐसा क्यों? देखो हमने लेंथ को क्या लिखा? x स्क्वायर और x क्यूब। हाँ ये, लेकिन यहाँ पे क्यूब कैसे आ गया? देखो यहाँ पे तो बेसिकली होता क्या है, कहाँ से जाएंगे हम लोग? या चलिए यही वाला ले लेते हैं। मान लो हमें ये मालूम है L T इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, तो एरिया एट सम टेम्परेचर T विल बी A0 1 प्लस बीटा T। तो इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है? B0 1 प्लस गामा T। ठीक, तो यहाँ पर देखो एरिया जो बना, अगर मान लो मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ, एरिया जो मेरा बना है ये L0, ये भी L0 है।
करेक्ट। तो एरिया एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ पे एल नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, यहाँ पे एल नॉट स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? बताओ, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? या इसको ऐसे हाँ। देखो, हाँ या सर। रुको रुको रुको, इसको ऐसे मत करो। ये जो एल टी है ना मेरा, एक काम करो, इसको एल टी लिखा रहने दो और ये 1 प्लस अल्फा टी लिख दो इसको। और एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एल नॉट स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, अच्छा आपको एक ये बाइनोमियल का कोएफिशिएंट मालूम है क्या? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज मच लेस देन 1। मतलब अगर एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी है और 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर हमने लिया तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। अभी आपने देखा अल्फा की जो वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, तो यहाँ पे कितनी है अल्फा की वैल्यू? तो स्मॉल, करेक्ट। तो ये एक रिजल्ट है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत, मतलब फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज होता है, ग्रेविटेशन में भी इसका यूज है आपको, बट हमने देखा नहीं इसका यूज। ये सुना है पहले कि नहीं? पता है कि नहीं पता आपको ये आइडेंटिटी? पता है कि नहीं पता है बच्चों? नहीं सर, नहीं पता थी, अभी पता चल रहा है। पता चल गया ना? तो ये नहीं ध्यान रखो, x जो है ना, x बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल नॉट स्क्वायर, और ये इस फॉर्म में, यानी कि 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी मत लिख देना, ए प्लस बी इक्वल टू एन इक्वल ए प्लस, दिस इज रॉन्ग, ठीक, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा टी, करेक्ट। अब एल टी को हम क्या लिख सकते हैं? ए टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट 1 प्लस बीटा टी। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया? 2 अल्फा आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको क्यूब कर दूं, इसी तरह अगर मैं इसको क्यूब कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा। तो क्यूब मतलब क्या? हमें एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वाला कैसा क्यूबॉइड मिल गया, ठीक है। एल नॉट क्यूब, तो ये बेसिकली क्या? एल टी क्यूब इज व्हाट? वॉल्यूम 1 प्लस गामा टी। यहाँ पे गामा इज 3 अल्फा, बीटा इज 2 अल्फा, करेक्ट। अब अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कर यहाँ पे वैल्यूज रखोगे, सर नहीं तो वो यूजुअल केस में 1/x होता ना। यूजुअल केस में, हाँ हाँ, यस यस यस। एक्चुअली यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये एक्चुअली बाइनोमियल से आता है, बट आप देखो इस तरह समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर अभी अगर मैं इसको पूरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ, चलो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना। तब लेकिन देखो, इसके अगर मान लो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 10⁻⁵ के टर्म्स में आ रही है, 10⁻⁵, इसका जब आप फर्दर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻10 हो जाएगा ना। ये तो बहुत ही हाँ। कम नंबर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे, 1 प्लस 2x हो गया ये, करेक्ट। इसी तरह जैसे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब जो होगा, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब जो होगा, ये कितना होगा? 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब समझो अगर मेरा x जो है वो 10⁻⁵ के पावर में है, तो 10⁻⁵ का होल स्क्वायर मतलब कितना? 10⁻10। इसका क्यूब कर दो 10⁻15 हो जाएगा। तो इसको और इसको आप ऐड करोगे तो दिस इज एज गुड एज जीरो ओनली ना, जीरो के तो बराबर है ये। इसको मतलब इतना हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स को, इस एक्सप्रेशन को जब नेग्लेक्ट करके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 3x। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर समझ में, मैं एक बार जूम आउट कर। हाँ हाँ, जूम आउट कर देता। समझ में आई क्यों मैंने इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख दिया? अगर x बहुत ही छोटा है 1 से, तो हम यहाँ पे जो लेकिन भी, ये भी वैसे एक अप्रोक्सीमेशन ही है ना। यस दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। इसको चाहिए तो आप इक्वल टू मत लिखो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये फिजिक्स में बहुत किस तरह के अप्रोक्सीमेशन आप यूज करते हो। समझ में आया ना बच्चों? हाँ ओके, लिख लो जल्दी से। हाँ सर।
देखो सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम इतना filled with mercury heated from 25 to 70, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है इतना, ओके, ठीक ना। तो सिंपल सा चीज है बच्चों यहाँ पे कि देखो वॉल्यूम ऑफ ग्लास एट 75 डिग्री सेल्सियस कितना होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो ये मैं ग्लास के लिए लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, इसको लेट अस राइट इट लाइक दिस, वॉल्यूम एट 75 डिग्री सेल्सियस फॉर ग्लास, ठीक है। तो वॉल्यूम एट 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 प्लस बीटा कितना है ग्लास का, देखो कितना है, तो -6, 10⁻⁻6 इंटू 75 माइनस 25 इज 50, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। और वॉल्यूम एट 75 फॉर मर्कुरी देखो कितना है, अच्छा ये कितना है, ये 100 है ना, तो दिस इज 100, तो इसको भी मैं 100 लिख दे रहा हूँ। दिस इज बेसिकली वॉल्यूम एट 25, ये 1 प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50, ठीक है। समझा, समझा नहीं मैंने कैसे लिखा है, किसी को नहीं समझा तो बताओ मुझे। युवराज आज आप बहुत शांत, क्या हो गया, आंसर नहीं दे रहे हो आज। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 100, ये हो गया 100.009, ऑलमोस्ट 100 cc, और ये कितना हो गया 100.9 100.9 आता है, तो 100.99, दिस इज 100.9 cc। तो बस अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर देना, तो देखो ग्लास का इतना वॉल्यूम है और मर्कुरी का इतना वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा, यस बच्चों कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, 100 माइनस 0.8 या 100 माइनस 9, तो कितना आता है ये, तो देयरफॉर वॉल्यूम ओवरफ्लो 100.9 माइनस 100.09, 0.81, 81 आ रहा है ना, मेरा तो 81 आ रहा है, आप लोग कितना आ रहा है, 0.89 अच्छा हाँ हाँ यस यस 0.009, मैंने गलत लिख दिया उसको, हाँ तो 0.891 करेक्ट, इतना विच इज लेस देन 1 cc, ठीक है, इतना मर्कुरी शुड ओवर, ठीक है, समझी बात कि नहीं, समझी बात बच्चों, ओके। एक Yes, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर का, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे लाइंस कर्व्स मतलब लाइंस है यहाँ पर, ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तुम बताओ जल्दी से,
हो रहा है। देखो हमने भी देखा ना, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लस 32, करेक्ट। इसको आप तो 9/5 भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो बट यहाँ पर हमें दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पर, आई एम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो करेक्ट ऐसा था, तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू TF minus 32 times 1/1.8, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो इसका जो स्लोप आ रहा है लाइन का, स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, और बाई कोऑर्डिनेट जो वो निगेटिव है। ये क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म रहता है ना लाइन के इक्वेशन का। यहाँ पे स्लोप जो है ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये हमारा निगेटिव आ रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, कौन सा कर्व है? इसका देखो स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ए का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द आंसर, ठीक है, नॉट डी, ए मल्हार। समझा बच्चों? ठीक है ना बच्चे, समझ में आई बात की नहीं आई? एक बार फिर से समझाना। देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन हमें मालूम है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर सेल्सियस है, एक्स एक्सिस पर फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, टी सी इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ मल्हार? हाँ सर। ना, ओके। तो बस अभी यहाँ पर देखो इसका देखो हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन का इक्वेशन नहीं होता ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है? m स्लोप होता है। c क्या होता है? और c होता है y इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब समझे, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, ये निगेटिव स्लोप हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप, ये निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, ये निगेटिव y इंटरसेप्ट ना। तो यहाँ पर देखो स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है, TF का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नहीं है? ये y है, ये x है, और ये y इंटरसेप्ट है। स्लोप मेरी पॉजिटिव है कि नहीं है? स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो स्लोप इज पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो ये मेरा ए कर रहा है, ए विल बी, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, I think we'll end this here. Next class we'll start with calorimetry. Okay.